देश में कृषि कानूनों के बीच वित्त मंत्री ने आज बजट में एग्रीकल्चर क्षेत्र के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है, जिसमें 1,000 और मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय बाजार और कृषि बुनियादी ढांचे के साथ इंटीग्रेट करने की बात है। तो वहीं 40,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा बजट एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड के नाम पर खर्च करने का ऐलान किया गया है। किसानों को कर्ज देने का टारगेट भी बढ़ाया गया और तमाम घोषणाएं इस बजट में की गई है। क्या इस घोषणाओं से किसान आंदोलन पर कोई कुछ फर्क पड़ेगा? क्या किसान और सरकार के बीच जो खटास है उसमें कुछ कमी आएगी? इसी मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी ग्रुप के संपादक अप्पू श्रीवास्तव जी हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, पहला सवाल तो यही है कि बजट को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इकोनॉमी के हिसाब से इस बजट पर सबकी नजरें टिकी थी। कोरोना काल में जिस तरह से अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई, उसके बाद बजट आपने देखा है। क्या लगता है आने वाले समय में वाकई भारत एक शक्ति बनने जा रहा है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हर बजट के पहले होते हैं कि बजट बड़ा ऐतिहासिक होगा। हर बजट ऐतिहासिक होता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले दिनों कहा था कि 100 सालों का ये बढ़िया बजट होगा। ये था। तो अगर आप ऐतिहासिकता इस बात पे आंकने की कोशिश करते हैं कि जिन परिस्थितियों में बजट पेश किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक परिस्थितियां रही हैं, जिसमें आपको बहुत कुछ करना है, बहुत सारी अपेक्षाएं हैं और उनको पूरा करना है और फिर उसी में आगे बढ़ना है। हमें ये समझना चाहिए बजट को लेकर के कि बजट की एक सीमित आय है। सीमित हमारे यहाँ जो करों से सीधे करते या इनडायरेक्ट कर से जो हमें मिलता है पैसा, वो है हमारे पास में, और हमको उसी में से निकाल के बाकी को देना है, बाकी को एलोकेट करना है। मैं बहुत साफ और सीधे शब्दों में बात कर रहा हूँ, बहुत ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि जो वित्तीय भाषा में बात करूँ, क्योंकि मेरी समझ जितनी है उसी हिसाब से और सीधी उसमें करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हर बजट में कुछ कोण होते हैं। एक समाज का कोण होता है, एक राजनीति का कोण होता है, और सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन करने के हमारे पास सीमित साधन होते हैं, सीमित हमारे पास देने के लिए चीजें होती हैं। हर बजट में कोई भी वर्ग, मुझे तनख्वाह मान लीजिए मतलब 10 रुपए मिलती है, मुकेश अंबानी को 15 रुपए मिलती है, तो 15 रुपए वाला भी 1 पैसा सोशल उसमें नहीं खर्चा करना चाहता, 10 वाला भी नहीं खर्चा करना चाहता। तो अगर वो नहीं करना चाहता, मैं भी नहीं करना चाहता, आप भी नहीं करना चाहते, मुझसे ऊपर वाले भी नहीं करना चाहते, तो सोसाइटी चलेगी कैसे? जी। तो हम सबकी इच्छा ये होती है, जैसे हर बार ये होता है कि मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं मिला। आज अगर 45 करोड़ लोगों का मिडिल क्लास बना है, 50 करोड़ लोगों का मिडिल क्लास बना है, जो पहले इतना कम था, तो कैसे बना है? वो उसकी सुविधाएं मिलती रही, बढ़ता रहा, तब बना है। आज अगर बड़े लोग और बड़े और अमीर हुए तो कैसे बने हैं? इसी देश ने, इसी समाज ने उसे बनाया है। तो ये हमें नहीं भूलना चाहिए, और फिर हमें उनका नहीं भूलना चाहिए जो बेचारे गरीब है, जिनको बहुत कुछ जरूरत है। और खास तौर से कोविड काल में, अभी कोविड काल चल रहा है, इसमें खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सारी चुनौतियां हैं, वैक्सीन लगनी है, जो लोग स्टेबल मतलब मतलब अस्थायी हो गए, नौकरी चली गई है, मुश्किलें हैं, परिवार में जीना मरना जिनके यहाँ हुआ है, उनके लिए हमें करना है। और हमारी इच्छाएं ये भी है कि जो हम हेल्थ में पहले बहुत कम करते थे, उसको बढ़ाना है। हमारे सामने चीन की चुनौती है, हमारे सामने बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हमें करना है। तो मेरा मानना यह है कि बजट में उन्होंने एक कोशिश की है कि जिसको जरूरत है उसको मिले। और सबसे अच्छा कदम कहा मुझे, जिसको आप जान के हंसेंगे, कि टैक्स स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं किया है, ताकि हमारी बुद्धि बहुत ज्यादा भ्रष्ट नहीं हो, हमें बहुत ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। और ठीक है, जैसा पिछली बार कट रहा था, आपकी से भी कट जाएगा। हाँ, अगर टैक्स पे ज्यादा बोझ आता तो मुश्किलें हमारे लिए होती, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि बजट के बाद भी एक करों को लगाए जाने का सिलसिला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नीचे के लोगों को, या जो आपकी रिक्वायर्ड एरिया है, हेल्थ है, डिफेंस है, और भी जितने एजुकेशन है, तो जैसे इस बार है एजुकेशन पे उतना ध्यान नहीं दे पाए हम लोग, लेकिन हेल्थ पे क्योंकि अभी तत्काल चल रहा है, कोविड तो की वजह से जो दिक्कतें सामने आई।
37% उसका बजट बढ़ा है। उसी तरीके से कृषि में पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है किसान आंदोलन की वजह से, लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ कि डिफेंस पे बहुत सारा बजट नहीं बढ़ा है। डिफेंस पे जो जितना बढ़ना चाहिए था उसका वो परसेंट जो आमतौर पे पहले हम बजटों में देखते आ रहे थे, पहले अक्सर 10 साल 20 साल पहले होता था कि हर साल डिफेंस का बजट 10% बढ़ता था, लेकिन इस बार नहीं बढ़ा है, लगभग उतना ही है, 3-4 हजार करोड़ रुपए बढ़ा है। तो 4 लाख के बजट में अगर 3-4 लाख 3,000 मतलब 7-8 हजार करोड़ बढ़ता है तो कोई बहुत मतलब नहीं। और वो भी तब जब हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, हमारे सामने चीन हमें 3 तरफ से घेरे हुए है और पड़ोसी राज्य देश हैं जो हमें परेशान करने में कभी-कभी लग जाते हैं, तो उनको भी हमें उनकी चुनौतियों को भी ध्यान करना होगा। तो इसका मतलब सरकार कई तरफ से कई फ्रंट पे काम कर रही है, इकोनॉमी में कई फ्रंट पे काम कर रही है, डिफेंस में है कई फ्रंट पे रीस्ट्रक्चरिंग कर रही है, इकोनॉमी में है तो वो आपको कई जगह जो सरकारी कंपनियां हैं जो बर्बादी हालत में हैं उनको बेचने का काम कर रही है। और पिछली बार भी वो काम करना चाहती थी लेकिन वो कर नहीं पाई किसी कारणों से। इस बार उसकी इच्छा है कि 2 लाख करोड़ के आसपास वहां से पैसा आए, जो पीएसयूज हैं जो खराब हैं जो चलती नहीं, जिसके लिए लोग अक्सर कहते हैं कि सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है, सरकार का काम सुविधाएं मुहैया करना। तो अब सरकार के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो यही है कि वो पैसा कहाँ से लाए जो सामाजिक कार्यों के लिए इस्तेमाल कर सके, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल कर सके, जो पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सके, जो स्वास्थ्य के लिए इस्तेमाल कर सके और जो रोजगार के लिए इस्तेमाल कर सके। जी, ये सर सबसे आपने बड़ी समस्या है। जी आपने कहा कि सरकार ने हर सेक्टर को कुछ ना कुछ देने की कोशिश की है और जो चुनौतियां थी कोरोना में वो किसी से छिपी नहीं है। अगर हम कृषि आंदोलन की बात पर वापस आए, पिछले 2 महीने से लगातार जिस तरह का माहौल बना हुआ है और दिल्ली में जो कुछ है उसके बाद बजट को लेकर काफी उम्मीदें थी। आपको लगता है कि सरकार ने जो आज घोषणाएं की हैं जिसके अंदर किसानों को 16 लाख करोड़ का कर्ज देने का टारगेट रखा है और जो माइक्रो इरिगेशन फंड है उसको दोगुना करने की बात कही गई है, इसके साथ साथ 5 प्रमुख शिपिंग हब बनाने की बात कही गई है, इससे किसानों के लिए बहुत कुछ अब अच्छा होने वाला है। देखिए, निश्चित रूप से किसानों को इससे बहुत अच्छा होगा क्योंकि लोन पहले की तुलना में लगभग 20% ज़्यादा दिए जाने की बात की जा रही है। उसी तरीके से जो ये लोग हमारे भाई लोग कह रहे थे कि एपीएमसी को खत्म किया जा रहा है, तो अगर 1000 मंडियाँ जोड़ी जा रही तो खत्म कैसे की जा रही है? बिल्कुल। नहीं की जा रही है, इसका मतलब ये हो गया। तो माइक्रो इरिगेशन फंड हाँ जी। नाबार्ड के साथ जो है 5,000 करोड़ रुपए का उसको वो किया जा रहा है। इसी के अलावा जो है एग्री इंफ्रा फंड भी जो है बनाया एपीएमसी को के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि उसकी सुविधाएं बढ़ाई जा सकें। तो ये सब काम ऐसे हैं जो आसान काम नहीं है। नीयत अच्छी है, कोशिश अच्छी है, लेकिन उसकी कितनी मॉनिटरिंग करके कितना एग्जीक्यूशन सही होगा ये मुझे ऐसा जो एक सर धान सामान्य की सा खरीद को लेकर भी कई आंकड़े सरकार ने रखे हैं। सरकार ने ये कहा है कि पुरानी सरकारें जो भी अब तक रही है वो धान की खरीद को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर नहीं होती। इनका टारगेट भी बड़ा है। ये कहा जा रहा है कि 1,72,000 करोड़ रुपए तक धान की खरीद पहुंच सकती है किसानों धान को। जी। धान की खरीद पहले भी बहुत होती थी लेकिन इस बार बहुत ज्यादा हुई है। जी। गेहूं की खरीद उसका उसके बाद आती है। 67-68 हजार करोड़ रुपया गेहूं की खरीद पे खर्च किया गया है। तो ये बात सही है कि सरकार ने धान की खरीद खूब की है, जरूरत से ज्यादा की है। तो वो इसलिए बताने की कोशिश हो रही है किसान आंदोलन के दौरान जो भी भ्रम पैदा किए गए हैं या जो दूसरा पक्ष जो कह रहा है उसको ठीक किया जाए, उस पर अपनी बातें उस पर अपना गणित सरकारी व्यू बताया जाए। और वो उन्होंने बताने की कोशिश की है कि फिलहाल हम कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है कि एमएसपी खत्म करने जा रहे हैं या मंडियां खत्म करने जा रहे हैं, एपीएमसी खत्म करने जा रहे हैं। ये ऐसा कुछ भी उनका नहीं है। हाँ, ये बात के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और नेताओं की हुई या बातचीत हुई उसमें जरूर ये कहा गया कि हम लोग चाहते हैं कि सुधार का काम चलता रहे जो बहुत जरूरी है और जो किया जाए।
अब इसका मतलब ये भी होता है कि सरकार सुधार करना, इनको अगर मान लीजिए 18 महीने इन कानूनों को होल्ड भी कर लेती है, तो भी वो सुधार के अभियान पे जारी रहेगी। समझने और समझाने का खेल है। अब समझ कितना पाते हैं किसान और कितना नहीं समझना चाहते, यहाँ चाहत की बात बहुत बड़ी है और चाहत में जो नेतागिरी है वो और बड़ी हो जाती है। तो तय है, ये सरकार को भी समझना चाहिए कि विपक्ष पे जब आदमी है तो वो नेतागिरी करेगा ही करेगा, वो आपकी हर बात का खंडन करेगा ही करेगा। चिदम्बरम साहब ये कह ही रहे हैं कि जो है मजदूरों को ठगा गया है। वो बात नहीं बता रहे हैं कि ये वन राशन वन नेशन जो स्कीम है वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। क्यों अद्भुत है? जैसे कि पिछले दिनों हम लोगों ने पिछले महीनों में देखा था, जब मजदूर इधर से लेके उधर गए तो उनको राशन देने की व्यवस्था की गई थी। आज भी उनको उसी तरीके के राशन देने की व्यवस्था मतलब अब एक उसका रूप ऐसा दे दिया जाएगा कि वो काम किया जाए। जी। देखते हैं आगे क्या होता है वाला। चलिए सर, सरकार ने समझाने की कोशिश की है कि ये बजट अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने वाला बजट होगा। इसके साथ-साथ किसानों तक भी मैसेज पहुँचाने की कोशिश की गई है कि किसानों के हित के लिए सरकार के पास बहुत सारी योजनाएँ हैं और इस बजट में उन योजनाओं मैं को खाका भी मैं जी, एक चीज़ और बता दूँ आपको, जी। किसी बजट से भी कोई भी संतुष्ट नहीं होता है। जैसे इनकम टैक्स वाले मामले पर हुआ है, तो इनकम टैक्स वाले पे मिडिल क्लास, हमेशा मिडिल क्लास के जो छोटे मिडिल क्लास वाले लोग हैं, वो भी उनको भी लगता है कि नहीं कुछ सरकार को और रियायत देनी चाहिए। हमसे बुजुर्ग वाले लोग हैं जो जो पेंशनेबल उसमें हैं, 70 उनको साल से ऊपर के लोग जो हैं, उनको कुछ बिल्कुल कुछ सर लोग राहत दे दी गई है, उन पे कोई टैक्स नहीं, नहीं नहीं, है। नहीं, लेकिन 75 के ऊपर वालों को राहत दी गई है। हाँ लेकिन जी, 60 के बाद जो अभी रिटायर हुए 1 आध 70 साल का जो में, स्लैब उनको पेंशन जो है किसी-किसी को बेचारों को मिलती है 2500 3000 रुपए ईएसआई वाली। तो कम से कम उनको तो उनकी इच्छा थी, बहुत दिन से माँग थी कि 10,000 होना चाहिए। जेन्युइन माँग है, वो नहीं हुआ है। वो कब होगी ये देखा जाएगा। लेकिन वही है कि सरकार के पास क्योंकि खजाना सीमित है, उनको उनको अपने तरीके से देखना होता है और सरकार इसी मामले में उसने तय कर लिया था कि हमें किस-किस क्षेत्र में काम करना है। बैंक कर्मी अभी नाराज़ होंगे कि साहब उनको उनके 1-2 बैंकों को मर्ज किया जो बेचा जा रहा है या करने की बात खरीदा जा रहा हाँ है। जी, सरकार कहाँ से पैसा लाएगी कि जो खराब बैंक है, जो नॉन परफॉर्मिंग वाले हैं, हर बार नॉन परफॉर्मिंग एसेट के नाम पे 30-40 हज़ार करोड़ रुपया डुबा दिया जाता है। इस बार भी ऐसी कोशिश होगी जो हमारे लोगों का बहुत हार्ड अर्न्ड मनी है वो फालतू चीज़ों में जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके पिछले कुछ वर्षों में बहुत अच्छे काम हुए थे। थोड़ी ढिलाई हुई, अब उसे फिर ठीक किया जा रहा है। असली चुनौती सरकार के सामने ये है कि लोगों के पास जो पैसा है वो बाज़ार में आए, तो लोग खर्च करें और खर्च करने के बाद इकोनॉमी तेज़ हो, फैक्ट्रियाँ बने, लोग हम आपको नौकरियाँ मिल सकें और लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम पे आ सकें। ये सबसे बड़ी चुनौती है, जो अगले 1-2 साल में सरकार के लिए मुँह बाए खड़ी होगी और जो कहा जा रहा है कि वी शेप इकोनॉमी का रिवाइवल हो रहा है, होने के आसार हैं। अगर वो हो जाता है, तो सच में बहुत अच्छा होगा। चलिए सर, बहुत-बहुत शुक्रिया बजट पर बारीकी से बातचीत के लिए और बजट का क्या इम्पैक्ट आने वाले समय पर हो सकता है, इसको समझाने के लिए। थैंक यू सर।